Hello students, this is Aditya Rajput and you are on your channel Aditya Rajput All Rounder. Now, let's start. What we will study today is the first chapter of class 9th number system. ना आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. नंबर सिस्टम जो कि पहला चैप्टर है आपके क्लास 9th का. ठीक है भाई, नंबर सिस्टम. ओके, How many of you curious about knowing number system? नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग आज सब कुछ जानेंगे. ठीक है, तो इस सेशन में हमें ये देखना है सिर्फ कि नंबर यानी ओवरव्यू हम समझेंगे कि नंबर सिस्टम को कितने हिस्सों में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया और कैसे कैसे किया गया है. ठीक है, तो ध्यान से समझिए. सबसे पहले नंबर सिस्टम को बनाया गया था. नंबर सिस्टम के अंदर कई सारे तरीके के नंबर्स होते हैं. उन मेन नंबर्स के अंदर सबसे पहला जो नंबर होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इज दैट क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरीके के नंबर्स को कंटेन करता है. एक होता है रियल नंबर्स और एक होता है इमेजिनरी नंबर्स. रियल नंबर्स एंड सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर्स. इमेजिनरी नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरीके का होता है a प्लस आई बी ना. a क्या है यहाँ पे? ये एक रियल नंबर है. i इमेजिनरी नंबर के पार्ट को दिखा रहा है. ये इमेजिनरी पार्ट है. ठीक है, तो ये रियल नंबर हो गया, ये इमेजिनरी नंबर हो गया. सर रियल और इमेजिनरी वर्ड तो हम समझ गए, बट कि रियल नंबर को हम डिफाइन कैसे करेंगे और इमेजिनरी नंबर को हम डिफाइन कैसे करेंगे. ठीक है, तो चलिए वो समझते हैं. कोई भी ऐसा नंबर जिनका आप स्क्वायर करें और आंसर पॉजिटिव आता हो तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे रियल नंबर. क्या कहेंगे? रियल नंबर. बोलिए मेरे साथ, रियल नंबर. ठीक है, किसी भी ऐसे नंबर फॉर एवरी रियल नंबर इट्स स्क्वायर will be positive. सारे रियल नंबर के लिए स्क्वायर जो होगा उन नंबर्स का रियल नंबर इट्स स्क्वायर विल बी पॉजिटिव. ठीक है, और इमेजिनरी नंबर का केस क्या होता है बच्चा? इमेजिनरी नंबर में जब इमेजिनरी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो ये माइनस में आता है यानी नेगेटिव में आता है. ठीक है, फॉर एवरी इमेजिनरी number its square will be negative in value. ठीक है, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी और इनका जब हम स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा. समझ आया? ठीक है, अब हमें ये समझना है कि पॉजिटिव ठीक है सर, इमेजिनरी भी ठीक है, लेकिन सर ये इमेजिनरी नंबर को हम पढ़ते हैं क्या? हाँ पढ़ते हैं. क्लास 11th में इसको हम पढ़ते हैं. इनको हम अभी 9th 10th में हम लोग रियल नंबर्स के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे, बट इमेजिनरी नंबर को हम अभी के लिए स्किप करेंगे. इनके बारे में सिर्फ हम जान लेते हैं, इन वर्ड्स के बारे में समझ लेते हैं बस. इससे ज्यादा हमको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है हमारे लेवल पे. ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर नेगेटिव में आता है आंसर, और इनको हम शो करते हैं आई के साथ. आई का मतलब होता है आयोटा. क्या मतलब होता है बच्चा? इनका मतलब होता है आयोटा. ठीक है, और आई की वैल्यू हमेशा होती है अंडर रूट माइनस 1. कितनी होती है? अंडर रूट माइनस 1. ठीक है, समझ आया? बहुत अच्छे. अब देखिए रियल नंबर्स के बारे में समझते हैं. रियल नंबर को और दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है. पहला होता है रैशनल नंबर, जिनके बारे में हमें पढ़ना है, रैशनल नंबर के बारे में पढ़ना है. दूसरा होता है इरैशनल नंबर. ठीक है, फटाफट से हम इनके बारे में समझेंगे. ठीक है, अभी इतना स्पेस नहीं है हमारे पास कि हम सबका डेफिनेशन लिखते चले, तो आपके पास स्पेस है, आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन पेंसिल जो भी है उनको लेकर रखिए और इनको नोट करते चलिए. ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर के बारे में हम ध्यान से समझ सकते हैं. रैशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हो. किस फॉर्म में लिख सकते हो बच्चा?
p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हो और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, p एंड q आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इरेशनल नंबर कौन समझते हैं, इनको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, which can not be written in the form of p by q। और जब हम लिख ही नहीं रख सकते तो फिर हम इसको ये q की वैल्यू 0 के बराबर हो या ना हो इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है, क्योंकि q की ही वैल्यू होती है और p by q के फॉर्म में जब नहीं लिख सकते इरेशनल नंबर को तो q की वैल्यू की कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो हम ये समझ चुके हैं, रैशनल नंबर हम समझ लिए, इरेशनल नंबर समझ गए। अब मेन इस क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में जो आपको मेनली समझना है रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस, सिर्फ इतना ही इरेशनल और इरेशनल के बीच का डिफरेंस नहीं है। देयर आर 4 टर्म्स व्हिच वी हैव टू लर्न, ठीक है। तो इतना अगर आपका हो गया हो तो फिर हम थोड़ा सा और इसको डिवाइड करके दिखा देते हैं। देखिए इरेशनल नंबर जिनके बारे में हमें सिर्फ इतना सा समझना है कि इनको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते और इनकी वैल्यू कुछ इस तरीके की होती है, जैसे पाई हुआ एग्जांपल में, √2 हुआ, √3 है, √5 है। तो ऐसे जितने भी नंबर्स आते हैं इन सारे नंबर्स की जो सीरीज होती है इनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर तो हम आपको बता दिए p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p और q इंटीजर्स होने चाहिए। सर ये q के बराबर 0 क्यों नहीं होगा, क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, हमारे भी मन में आया था कभी, हम भी जब पढ़ा करते थे, ठीक है। तो p by q के फॉर्म में तो हम नहीं लिख सकते हैं और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q सर है क्या, डिनोमिनेटर, क्या है बच्चे, डिनोमिनेटर। तो अब हम समझ गए हैं कि q जो है वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, किसके कॉन्टेक्स्ट में, रैशनल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में। ऐसा क्यों, आइए करके देखते हैं, समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो हम यहाँ पे एक शीट समझा रहे हैं आपको, एक स्पेस ले रहे थोड़ा सा, आप इसको समझिएगा। जैसे अगर आप 6 को डिवाइड करते हैं 2 से, 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 3। अच्छा हम इसको इस तरीके से दिखा देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, अरे बताइए 2 के टेबल में कितनी बार में 6 आता है, 3 टाइम्स में, तो 3 हो गया, है कि नहीं। तो 6 था डिविडेंड, 2 था डिवाइजर और 3 आया है कोशेंट। 3 क्या है बच्चा, कोशेंट। तो अगर हम 2 को वापस से मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो क्या 6 आने वाला है, यस सर आने तो वाला है, एकदम सिंपल है, बहुत आसान है ना। 2 3 से कितना होगा 6। चलिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन है, 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो इसका मतलब अगर हम 4 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आना चाहिए और आता भी है 16, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप बताइएगा 2 को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा, 2 है, 2 को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आने वाला है। तो आप तो सोच में पड़ जाओगे कि सर 0, इसका तो मतलब ये हो गया जैसे 6 को 2 से डिवाइड किया गया था तो इसका मतलब ये था कि हम 2 का कितने से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 6 आए ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि 0 का हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 2 आए। अरे सर ये क्या करती है, मतलब 0 का हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर 2 आए। तो क्योंकि 0 का हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमेशा कितना आता है 0, धूम धड़ाका 0, ठीक है। तो 0 का हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 आता है, तो इसका मतलब सर पॉसिबल नहीं है ना। तो 0 एक ऐसा नंबर है जो एकदम नेग्लिजिबल है, जो एकदम शून्य के बराबर, एकदम 0 नल के बराबर है। उसको हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें उसका आंसर हमेशा कितना आने वाला है, बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो 0 से थोड़ा सा 0.01 होगा, इतना ही हो सकता है अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते जाएं, ठीक है। तो अगर हम इसको 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक भी बढ़ा दें, 1 2 3 इनफाइनाइट नंबर से भी मल्टीप्लाई करें जो कि हमको पता ही नहीं है कि कितनी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो 0 का हम इन नंबर से अगर हो सकता है मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, मान सकते हैं हम ऐसा कि इनफाइनाइट कोई नंबर होगा जिनसे मल्टीप्लाई करने पे आंसर 2 आ रहा होगा। और इनफाइनाइट क्या हमें पता है, क्या हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इनफाइनाइट कितनी दूर तक होगा, इनफाइनाइट का मतलब अनंत,
ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो, ठीक है। तो बस इतना सही था कि इसका मतलब हम डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो को नहीं ले सकते। तो इससे क्या पता चला, रैशनल नंबर के बारे में। समझ आया बच्चा? सबको समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक। अभी हम समझने वाले हैं वो 4 टर्म्स, 4 टर्म्स को हम समझेंगे, जो 4 टर्म्स हमें डिफरेंस बताएंगे रैशनल और इरैशनल के बीच में, ठीक है। तो उन 4 टर्म्स को अगर हम अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो इस चैप्टर को हम बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो पहला है टर्म टर्मिनेटिंग, और सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को समझना है हमें, और हमें एक समझना है रिपीटिंग, जिसको हम रिकरिंग भी बोलते हैं ना। रिपीटिंग को क्या बोलते हैं? रिकरिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, ठीक है बच्चा। तो हम समझेंगे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो इन्हें समझिए। अगर 4 टर्म्स आपको समझ में आ जाते हैं तो आप इस चैप्टर के मेन कंसेप्ट्स को समझ जाएंगे, ठीक। चलिए, तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब किसी भी, अगर आप नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम देखे थे कि रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता था, और p बाई क्यू का मतलब ही था फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में क्या होता है? डिवीजन। तो जब कभी हम किसी नंबर को डिवाइड करें और वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, जैसे हम कहें कि सर 28 को अगर हम डिवाइड किए 5 से तो कितना आने वाला है? तो आप कहोगे कि सर 5 पॉइंट आएगा 6। कितना आएगा? 5.6। तो क्या ये पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है? यस सर, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, ठीक है। चलिए, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम कभी किसी नंबर को डिवाइड करें और वो डिवाइड हो ही ना, वो बढ़ता जाए, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो डिवाइड ही ना होता हो, ठीक है। तो जैसे अगर हम डिवाइड करें किसी नंबर को, अगर हम डिवाइड करें और वो डिवाइड ही ना हो, बढ़ता जाए, जैसे हम कहते कि 22 को अगर हम 6 से डिवाइड करते, 6 से, तो आप पाएंगे कि ये 7.33333 ऐसे बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। हालांकि ये रिपीट भी हो रहा है, हालांकि इसमें रिपीटिंग भी हो रही है 333, बट ये टर्मिनेट नहीं हो रहा ना, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम डिवाइड करें और वो पूरी तरीके से डिवाइड ना हो, उसकी वैल्यू बढ़ती जाए इनफाइनाइट तक, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब बात आती है कि सर रिपीटिंग और रिकरिंग क्या होता है। तो रिपीटिंग और रिकरिंग का मतलब होता है कि किसी भी फ्रैक्शन को आप सॉल्व कर रहे हैं और उनको डिवाइड करें, तो डिवाइड करने पे उसकी वैल्यू रिपीट करें, जैसे ऐसे, इसी को आप समझिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसे समझें कि हम 8 को अगर 6 से डिवाइड कर दें, 8 को किससे डिवाइड कर दे बच्चा? 6 से, तो कितना आंसर आने वाला है? 1.333। तो ऐसे करके वैल्यूज बनेगी, और इन्हीं को हम लिख देते हैं, मतलब 1.33 डॉट डॉट डॉट, इन्हीं को हम लिख सकते हैं 1.3 के ऊपर डैश बार, ठीक है। इस बार का मैथमेटिक्स में वर्ड होता है विनिक्यूलम। क्या मतलब होता है? विनिक्यूलम, ठीक है। 1.3 के ऊपर बार। क्लियर है सबको? तो ये रिपीटिंग या रिकरिंग कहते हैं इसको, जब किसी की वैल्यू डेसिमल के बाद बढ़ती जाए, मतलब वही चीज बार बार रिपीट करती जाए, तो उसी को हम रिपीटिंग या रिकरिंग वैल्यू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, जिसकी वैल्यू जिसको हम डिवाइड करें और उसकी वैल्यू रिपीट ही ना करें, ठीक है, रिपीट ही ना करें। तो जैसे हम कहें कि 1.10 100 100 तो ऐसे ये कोई वैल्यू अगर आ रही है तो इसको हम बोलेंगे कि नॉन रिपीटिंग है, ठीक है भाई। समझ गए आपको? कोई प्रॉब्लम है इसमें? एक बार वापस से देखिए,
टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम डिवाइड किए, किसी भी न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड किए और वो पूरी तरीके से कट जाए तो उसको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करें और पॉइंट में जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही, कभी खत्म ही ना हो, ठीक है, तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, जो कटे ही ना। रिपीटिंग का मतलब किसी डेसिमल के बाद, किसी एक वैल्यू के बाद कोई अगर नंबर अपने आप को रिपीट करने लगे या सेट ऑफ नंबर्स अपने आप को रिपीट करने लगे तो उन्हें हम रिपीटिंग या रिकरिंग कहते हैं। और नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि जिसमें डेसिमल के बाद या डेसिमल से पहले कभी भी वो अपने आप को रिपीट ही ना करें, तो इनको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो सॉल्व हो गया, समझ में आ गई चीजें। अब इन्हीं के बेसिस पे हम दो तरीके के जो रैशनल और इरैशनल थे उन्हीं को हम कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए रैशनल नंबर जो होता है, रैशनल नंबर के पास ये दोनों प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? टर्मिनेटिंग होने की और रिपीटिंग या रिकरिंग होने की। ठीक है भाई, तो और इरैशनल नंबर जो भी हम बताए थे आपको, इरैशनल नंबर्स, तो इरैशनल नंबर के पास ये प्रॉपर्टी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होने की और नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग होने की। समझ आया बात? फिर से बताते हैं, रैशनल नंबर के पास दो तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि चाहे वो टर्मिनेटिंग होंगे चाहे वो रिपीटिंग होंगे। देखो केस क्या होता है कि रैशनल नंबर होने के लिए हमारे इन दोनों में से कोई भी अगर एक है, चाहे वो टर्मिनेट हो जा रहा है, कट जा रहा है पूरी तरीके से, या फिर वो रिपीट हो रहा है, दोनों में से कोई एक भी अगर हो रहा है तो उसको हम रैशनल नंबर बोल देंगे। ठीक है, इरैशनल नंबर होने के लिए ये दोनों चीजें होनी चाहिए, बोथ। ये यहाँ पे और लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है बच्चा? और। दोनों में से कोई एक भी हो जाएगा तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा, दोनों में से कोई एक भी हो जाएगा तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा, और अगर दोनों हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। और इरैशनल नंबर होने के लिए दोनों का होना जरूरी है, दोनों का होना जरूरी है। यहाँ पे एंड लगा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ये एंड है। एंड क्या बताता है कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, यानी वो कटना भी नहीं चाहिए और वो रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों का जो सेट होगा वो इरैशनल नंबर बनाएगा, और इन दोनों का जो सेट होगा वो क्या बनाएगा? रैशनल नंबर। इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि इनके ऊपर एग्जांपल्स देखेंगे कैसे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का सेट बनता है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।